उसके रेस्पेक्ट में ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म बनेगा। क्लियर? फिर ऐसा एक मॉलिक्यूल था ना, हाँ सर आई थिंक कि इसमें नहीं होगा। इसमें नहीं होगा क्योंकि ये दोनों रिंग क्या है, सेम है। समझ में आ रहा है ना, ये दो रिंग सेम रिंग है तो yes or no? यस सर। अच्छा, और एक हुआ था शायद ए बी। चल बाकी जो एग्जाम्पल दिया किसी में भी नहीं होगा। कुछ ऐसा था सी एच सी एल था, इसमें क्या है, रिंग का ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, सिमेट्रिकल है, तो ये भी नहीं दिखा। इसमें भी नहीं होगा सर। है ना? हाँ सर। हाँ सर। फिर बता, और क्या था, और एक ये था शायद। यस सर। इसमें क्या है, ये साइड से सिमेट्रिकल, इस साइड से भी सिमेट्रिकल, तो कैसे होगा? वो सिमेट्रिकल है इसलिए उसमें आइसोमरिज्म नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है ना? और कोई था, बच गया? नहीं सर सब हो गया। अच्छा, तब हो गया तो। अच्छा, इसमें और एक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इजेड नोमेनक्लेचर, उसका थोड़ा डिस्कशन कर देते हैं। सपोज तेरा एल्कीन का कार्बन का 4 हाथ ही 4 डिफरेंट है, तब क्या करेगा? तो उसके लिए हम लोग स्पेशली एक काम करते हैं, इसको हम बोलते हैं इजेड नोमेनक्लेचर। इजेड नोमेनक्लेचर फॉलो करते हैं। जेड का मतलब है जूसामेन, एक लैटिन वर्ड है जूसामेन। इसका मतलब टुगेदर, और ई का मतलब है एंड गेगेन। इसका नाम है एक्रॉस। मतलब तुम मेंटली सोच लो, जेड इज एक्चुअली सीस और ई इज एक्चुअली ट्रांस। लेकिन पॉइंट ये है, इसमें सीस ट्रांस तुम डिफरेंशिएट करोगे कैसे? तो पॉइंट ये है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का इस साइड में जो दो ग्रुप रहेगा और इस साइड में जो दो ग्रुप रहेगा, दोनों में प्रायोरिटी सीक्वेंस निकालना होगा। सपोज इस कार्बन में प्रायोरिटी नंबर 1 यहाँ पे है, जो ग्रुप ये एटम है उसका प्रायोरिटी नंबर 1 है, इसका 2 है, और इसका 1 है, इसका 2 है। अगर टॉप प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में है तो बोलेंगे जेड, अगर टॉप प्रायोरिटी ग्रुप अगर ऑपोजिट साइड में है तो उसको बोलेंगे ई। बात समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन है हाउ टू कैलकुलेट द, मतलब हाउ टू फाइंड द टॉप प्रायोरिटी ग्रुप। तो इसके लिए एक रूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं CIP रूल। ये टूल में एक्चुअली तुम्हें हम लोग को डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। CIP रूल में हम लोग फर्स्ट देते हैं द एटम व्हिच इज अटैच्ड टू द कार्बन डबल बॉन्ड हायर एटॉमिक नंबर विल गेट हायर प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी के ऑर्डर के हिसाब से होता है, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ C11C, यहाँ पे ClBr, और यहाँ पे मिथाइल, और मान ले यहाँ पे इथाइल है। तो इन दैट केस प्रायोरिटी सीक्वेंस मुझे निकालना होगा दोनों कार्बन के लिए अलग अलग। सपोज इस कार्बन में अटैच किया है क्लोरीन और ब्रोमीन, ये दोनों में टॉप प्रायोरिटी किसको मिलेगा? टॉप प्रायोरिटी क्या होगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन। तो ब्रोमीन कोज 1, तुम्हें सिर्फ 1 को देखना है। और इथाइल और मिथाइल में किसका होगा? अब देख, इथाइल मिथाइल में प्रॉब्लम क्या हो गया, कार्बन कार्बन फर्स्ट कार्बन में क्या हो गया, टाई हो गया। तो क्या करना होगा, नेक्स्ट एटम देखना होगा। इसका नेक्स्ट एटम क्या, हाइड्रोजन, इसका नेक्स्ट एटम क्या है, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन। कार्बन। तो ये ज्यादा प्रायोरिटी होगा। तो यहाँ पे क्या है, टॉप प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में, तो ये क्या होगा, जेड। क्लियर? तो हम लोग फर्स्ट देंगे एटॉमिक नंबर रूल। अगर फर्स्ट पॉइंट में अगर एटॉमिक नंबर टाई हो गया, इन दैट केस तुम नेक्स्ट एटम देखोगे। समझ में आ रहा है? अगर वो भी टाई हो गया तो नेक्स्ट एटम, ऐसे करके जाना है। क्लियर? तो इसे डोमेन हम लोग वहीं पे यूज करते हैं जहां तो पे ये एक्सप्लेन 4। कीजिए प्लीज। हाँ,
वो स्ट्रक्चर को थोड़ा री एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। क्लोरीन ब्रोमीन में टॉप प्रायोरिटी इज ब्रोमीन, मिथाइल इथाइल में टॉप प्रायोरिटी इज इथाइल, तो टॉप प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड तो Z। अच्छा, थैंक यू सर। फर्स्ट पॉइंट में अगर तुम्हारा टाई हो गया तो यू विल कंपेयर विद द एटॉमिक नंबर ऑफ द सेकंड एटम, वो भी सेम हो गया तो थर्ड, ऐसे करके। बट सीआईपी रूल डिटेल्स 12 में है, 11 में नहीं है। ठीक है, कंप्लीट। यस सर। नेक्स्ट we'll start conformational isomer. जैसे हम लोग स्टडी किए सी डबल बॉन्ड सी, ये बॉन्ड रोटेट नहीं कर सकते हैं, इसके साथ जो अटैच्ड है वो एटम वो बॉन्ड को भी ब्रेक नहीं करके जो अलाइनमेंट के लिए जो आइसोमर मिलेगा, स्पेशियल अरेंजमेंट के लिए जो मिलेगा, उसको हम लोग नाम दिया ज्योमेट्रिक आइसोमर। तो जहां पे मान ली रोटेशन अलाउड है, सपोज सिंगल बॉन्ड, ये भी रोट कर सकते हैं, ये भी रोट कर सकते हैं, तो उसमें जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसके लिए जो आइसोमरिज्म है उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्फॉर्मेशन आइसोमर। ठीक है, तो लेट टेक स्लिप the different spatial means SPTIAL, the different spatial arrangement, the different spatial arrangement of the atoms of a molecule different spatial arrangement of the atoms of the molecule that result from rotation that result from rotation about the one or more single bond, one or more single bond called conformations of the molecule, called conformations of the molecule. A specific conformation is known as conformer or rotamer. A specific conformation is called conformer or rotamer. Conformers are readily interconvertible. Conformers are readily interconvertible at ordinary temperature. Conformers are readily interconvertible at ordinary temperature by rotation about single bond. By rotation about single bond. समझ में आ रहा है? ये जो बॉन्ड रोटेशन के लिए जो स्ट्रक्चर्स यू आर गेटिंग, दीज आर कॉल्ड एक्चुअली कॉन्फॉर्मर। तो रोटेशन के लिए जो मिलेगा दैट्स कॉल्ड रोटामर या कॉन्फॉर्मर। तो ईच कॉन्फॉर्मर has unique spatial arrangement of the atoms or group attached to it. तो का डिस्कशन लिया, इथेन इज वेरी सिंपल सिस्टम, क्योंकि इथेन तुम एकदम देख इजीली कर दोगे, बट हम लोग डिस्कस करेंगे ब्यूटेन, यहाँ पे थोड़ा कार्बन नंबर ज्यादा होगा, तो मुझे कार्बन बॉन्ड को रोटेट करना है। तो इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन कुछ ऐसा होगा,
if I draw number like this, if I write this number 1 2 3 4, तो 1 2 में भी बॉन्ड रोटेशन अलाउ है, 2 3 में भी है, 3 4 में भी है। अब तुम लोग बताओ किसके अक्रॉस में रोटेशन करने से बेटर होगा, एक्सप्लेनेशन बेटर दे सकते, 1 2 2 3 या 3 4, which one will be better to explain all the conformers? 2 3 2 3, क्योंकि 2 3 के अक्रॉस में रोटेट होगा तो 2 3 के अक्रॉस में होगा तो लेफ्ट राइट दोनों क्या है, सिमेट्रिकल, तो डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, तो इसके अक्रॉस रोटेशन करना सबसे ठीक रहेगा। क्लियर? यस और नो? यस सर। तो ये दिखाने के लिए हम लोग को एक प्रॉपर फॉर्मूला यूज करना होगा, दैट्स कॉल्ड सॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन, इसमें क्या है, जिसके अक्रॉस रोटेशन दिखाना है तुम सिर्फ उस बॉन्ड को ड्रॉ करो। मान लो ये C2C3 बॉन्ड, तो दिस इज योर कार्बन नंबर 2, दिस इज योर कार्बन नंबर 3। तो फ्रंट कार्बन में देखो क्या क्या अटैचमेंट है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और एक मिथाइल, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन एक मिथाइल। तो मान लो यहाँ पे मिथाइल को मैंने कहाँ पे रखा, नीचे रखा, और हाइड्रोजन यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे भी मिथाइल को नीचे और हाइड्रोजन को ऐसे। तो तुम्हारा आर्क एक्चुअली इस तरफ से, यू आर सीइंग लाइक फ्रॉम दिस डायरेक्शन। तो आर्क एक्चुअली तुम अक्रॉस द बॉन्ड देख रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अलाइनमेंट ऐसा है एट बॉन्ड्स का, जो एक्चुअली ये बैकवर्ड में जो भी एटम है उसको क्या कर रहा है, फ्रंट कार्बन का जो एटम्स अटैच्ड है सब कवर अप कर रहा है। इसलिए इस कन्फर्मर को हम लोग बोलते हैं इक्लिप्स कन्फर्मेशन। जैसे लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स होता है, पूरा क्या करता है, कवर अप कर देता है। तो वैसे ही यहाँ पे फ्रंट कार्बन में जो सबस्टेंस है ये पूरा बैक कार्बन का सबस्टेंस को कवर अप कर रहा है, एग्जैक्टली सिमिलर एटम। इसको बोलते हैं इक्लिप्स कन्फर्मेशन। फॉर मोर क्लैरिटी हम लोग और एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसका नाम है न्यूमैन प्रोजेक्शन, जो काफी इजी है। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जिसमें डिफरेंस कुछ नहीं है, तुम यहाँ पे बॉन्ड ड्रॉ किए थे, यहाँ पे बॉन्ड तुम्हें ड्रॉ नहीं करना है, तुम्हें जस्ट एक सर्कुलर डिस्क ड्रॉ करना है। ठीक है, इसका फ्रंट कार्बन तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, फ्रंट कार्बन इज विजिबल। तो मान लो यहाँ पे तुम्हारा मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और बैक में भी क्या होगा, मिथाइल हाइड्रोजन। तो दिस इज कॉल्ड इक्लिप्स कन्फर्मेशन। यहाँ पे कोई डाउट है? ठीक है, तो यहाँ तक। हाँ सर। सर एक क्वेश्चन है, हम्म लाइक मान लीजिए हम कोई भी मॉलिक्यूल लेते हैं कार्बन का, कार्बन कंपाउंड, हम्म तो उसमें हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा बॉन्ड को रोटेट करना ज्यादा बेटर होगा? देखो कहीं पे भी मेंशन रहता है, और कहीं पे भी हम लोग सिमेट्रिकली देखते हैं मॉलिक्यूल को, सिमेट्रिकली कौन सा बॉन्ड के थ्रू काट कर सकते हैं, जिस बॉन्ड से थ्रू सिमेट्रिकली काट करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, थैंक यू सर। क्या ड्राइंग क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो नाउ यू हैव टू रोटेट। तो दिस इज योर इक्लिप्स कन्फर्मेशन। ओके, अब तुम्हें इसको रोटेट करना है।
दिस इज कार्बन नंबर 2 फ्रंट कार्बन व्हिच इज विजिबल, और बैक में जो है दिस इज योर कार्बन नंबर 3। अब इसको रोटेट करना है, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं इसको, इसको यहाँ पे लिखे आते हैं। तो दिस इज योर इक्लिप्स कॉन्फर्मेशन, मान लो 1 है। अब क्या करेंगे, रोटेशन का एक रूल है, बॉन्ड रोटेट करो बट कीपिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वन ऑफ द कार्बन फिक्स्ड। तो मैंने क्या किया, फ्रंट कार्बन को फिक्स किया, 60 डिग्री रोटेट किया, तो मैं 60 डिग्री के अक्रॉस में रोटेट करना होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया। यू कैन गो विद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आंसर सेम ही आएगा। मैं क्लॉकवाइज कर रहा हूँ, कीपिंग द फ्रंट कार्बन फिक्स्ड। तो बैक कार्बन को तुम रोटेट कर रहे हो, तो फ्रंट कार्बन तो एज इट इज रहेगा। सिद्धार्थ का क्या खबर है, वशिष्ठ? पता चला कहाँ गया था? हेलो सर, मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। हाँ, सर वो दिन एक रिलेटिव के घर के पे गया था। आते वक्त मेरा रैपिडो बुक किया था नाना जी ने। वहां पर बुक करने के समय मेरे पापा बोले थे आकाश। आकाश, कौन सा आकाश? कुछ नहीं बोले। मेरे को आकाश टिश्यू पेपर ला दिए थे। हाँ, तो वहाँ पे घुस के क्लास कर लेना चाहिए था। अरे सर, वहां से मैंने उस रैपिडो ड्राइवर को ही बोला बाजवानी लाने को। इसलिए फिर मैंने 720 को वहां पर आया था आकाश पे। अच्छा, सर पूछ लीजिए, मैं आया था मतलब 720 पे। और स्पंदन ने मेरे को नोट्स भी दे दिया था। ये 2 है, इसको बोलते हैं गॉच, ठीक है। और ये जो एंगल है, ये इसको बोलते हैं डायहेड्रल एंगल। डायहेड्रल एंगल क्या होता है पता है? डायहेड्रल एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन टू प्लेन। एंगल बिटवीन टू प्लेन को बोलते हैं डायहेड्रल एंगल। तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ये जो एंगल। फिर और एक बार रोटेट करो, ऐसे कंटिन्यूस 60 डिग्री और मल्टीपल में रोटेट करना है। कीपिंग फ्रंट कार्बन फिक्स्ड, फ्रंट कार्बन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे भी देखो, सब कार्बन एटम फ्रंट कार्बन के एटम के साथ जो भी अटैच्ड है उसको बैक कार्बन को क्या कर रहा है, बैक कार्बन के सब्सटेंस को कवर अप कर रहा है। लेकिन
भाई मारो मुझे मारो।
इनविजिबल। हाँ हेलो। सर। हाँ, मेरे वाईफाई का थोड़ा इशू हो गया था, हम चिल्ला रहे हैं यहाँ से लेकिन हम लोग सुन नहीं पा रहे थे, तो मुझे लगा हो गया वाईफाई का, लीव करके फिर से ज्वाइन करना पड़ा। डायग्राम हो ड्रॉ हो गया। तो अब क्वेश्चन ये है सर स्टेबिलिटी, थर्ड वाला हुआ था। थर्ड वाला ही हुआ था और उसके बाद तुम कुछ देखे ही नहीं। सर। उसके बाद आपका स्क्रीन ब्लैंक हो गया और फिर आप लीव हो गए। अच्छा, एक सेकंड, ब्लूटूथ भी ये हो गया। चले, पार्शियल इक्लिप्स बाद हम क्या किए, फ्रंट को फिक्स किया, बैक को रोट कर फिर से 60। चले देख अब क्या हो गया, सिमिलर एटम्स या ग्रुप जो भी है सब सबका एंटी हो गया 180 में, उसको बोलते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। और स्टैगर्ड इसीलिए है क्योंकि देख तूने टोटल कितना रोटेशन किया, 60 60 60, 180 रोटेट किया, इसे सब 180 हो गया। फिर रोटेट किया तो देख फिर से पार्शियल इक्लिप्स बैक करके आया, फिर रोटेट किया तो गॉच, फिर रोटेट किया तो फिर से तेरा इक्लिप्स कन्वर्जन बैक हो गया। तो बेसिकली 1 और 7 सेम है, 2 और 5 6 7 है, 3 एंड 5 7 सिमिलर है। ठीक है, डायग्राम कंप्लीट। सर 2 मिनट रुकिए। ठीक। सर 7th स्ट्रक्चर कौन सा है? ए वाला स्ट्रक्चर फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर बैक आ गया ना, क्योंकि 360 रोटेशन में करेगा कोई भी मॉलिक्यूल कोई भी ऑब्जेक्ट का तो सेम ही आएगा ना। ठीक है सर। सर हो गया सब। वैसे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी में फर्स्ट आएगा स्टैगर्ड, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर आएगा गॉच, फिर आएगा पार्शियल इक्लिप्स्ड, फिर होगा इक्लिप्स्ड। इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, ये ऑफलाइन क्लास में बेटर समझेगा। मैं तुझे सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, ये ऑर्डर लिख ले, ठीक है। ये ऑर्डर लिखने के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ दे, यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखूंगा, कल थोड़ा वो चीज समझा के, ठीक है। तो मैंने ये लिखा स्टेबिलिटी ऑर्डर, इसका एक्सप्लेनेशन कल हम जाके लिख देंगे, ठीक है, ऑफलाइन क्लास में। स्टैगर्ड, गॉच, पार्शियल इक्लिप्स, फिर इक्लिप्स्ड। इसका एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, वो ही मुझे दिखाना है। ये ऑर्डर लिख लिया। हाँ हाँ सर। सर।
एज इट इज डायडल एंगल, तो जब 0 था तब कहाँ पे थे हम लोग? इक्लिप्स कॉन्फर्मेशन में थे 1। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1, सबसे हाईएस्ट एनर्जी क्योंकि सबसे अनस्टेबल है। जब 60 रोटेट किया तो क्या हुआ? गॉच में आया, एनर्जी थोड़ा क्या हो गया? लोअरिंग हुआ। फिर कहाँ पे आया? पार्शियली इक्लिप्स्ड, इंक्रीज हुआ। फिर क्या हुआ? स्टैगर्ड, डिक्रीज हुआ। फिर पार्शियल इक्लिप्स गया, फिर गॉच, फिर इक्लिप्स्ड। तो जो एनर्जी लेवल्स होगा वो सब सेम होना चाहिए। जैसे 1 और 7 एनर्जी इक्वल होगा, तो ये है 7 का एनर्जी, ये 1 की एनर्जी, ये है पार्शियल इक्लिप्स की एनर्जी के लिए। तो ये क्या है? 3 और ये होगा 5। ये है कॉच का एनर्जी लेवल्स, ये है 2 और ये है 6 और ये सबसे नीचे स्टैगर। तो किसका एनर्जी ज्यादा है? उसका एनर्जी सबसे कम है। देख, उसी का फॉल सबसे ज्यादा हुआ। तो दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये डायग्राम थोड़ा तुझे देखना है। because that's the only way that they'd lose. Or, if it's neither of those, then what if it's actually Emu's homeland that's under the Florian Triangle? Because on one hand, it could just be that Emu wants to protect it, or at least keep their past a secret from the world. But on the other hand, it might also have something to do with how Domi Reversi works in the first place. Because while I'm not sure if I buy this theory just yet, I know that a few people have been pointing out to me that every Domi Reversi we've seen so far in the story occurred in the person's homeland. The giants were turned in Elbaf, the other Davy clan members were turned in God Valley, and then the same just happened to Rox. Plus, Domi Reversi can be translated to returning home or returning to one's origin, and now there's a few different ways that you could interpret that, but it has at least led to some theories that say you may need to be in your homeland for Domi Reversi to work. Or maybe it's just that the effects are stronger or maybe different in some way when you're in your homeland. And again, I'm not sure how much I buy into this just yet, because it could just be coincidence that all the Domi Reversi victims were in their homeland, because we've only had Domi Reversi in the story for 13 chapters. But if it ends up being true, then Emu's original homeland being underneath the Florian Triangle feels way, way more likely, especially given the context that Nerona Emu was one of the original 20 kings, which then implies that Emu did lead an actual kingdom back in the day. So we know there's gotta be at least one island out there that matters to Emu. And what it being under the Florian Triangle would mean is that if we ever wanted to turn the world upside down, aka reverse or unreversing Emu, we would need to do it there, which is then why Emu is defending it. If nobody can even get close, then there's no risk of Emu losing. But with all of that being said, I think we still need to figure out what kind of drives these abyss powers. Like, if Moria used shadows, then what is the abyss really made of? Or what about it lets Emu pull off all of these crazy feats? Well, to answer that, we should probably first ask, well, what's in the underworld? And part of that answer is probably demons, yes, which would be fitting because we've seen these yokai transformations and people turning into demons. But the underworld would also just have souls, right? Like just the souls of the dead. I mean, when Brook died, he said that his soul literally went there and then came back. And that's an important connection to Moria as well, because the shadow was said to be like a second soul. And I know some of you are already thinking about Big Mom's soul fruit here as well, but her power was actually more about lifespan than the true soul. And so what is the true
true soul? kilocalorie Well, I think that's gap the है 21 grams of soul that Vegapunk said leaves your body after इसमें death. gap है And he actually said 3.8 that a kilocalorie doctor from the West Blue discovered ये this, which होता है is probably 0.9 Hogback, which is yet again another ये Thriller होता Bark है connection. And 2.9 if you think about it, the underworld should theoretically be ये होता filled with है people's 21 grams, 3.6 right? And I always found the fact that Oda had 3.6 Vegapunk 2.9 introduce the 0.9 21 grams to be 3.8 so 4.9 interesting because स्टैगर्ड और इक्लिप्स में Vegapunk सबसे is ज्यादा also a गैप है क्योंकि एक parallel लोअर to और एक हायर Einstein, who famously figured out E equals पार्शियल इक्लिप्स mc और squared, इसमें or the 3.8 equivalence between गॉच mass और and energy, इक्लिप्स में meaning that 3.6 those 21 grams और could theoretically be converted to energy गॉच और if you got स्टैगर्ड your में hands on 0.9 it, which सबसे कम at a गैप bare minimum could tell us how the mother flame was created, but it might also tell us the क्वेश्चन है source of एनर्जी के Emu's जो डिफरेंस power है or स्टैगर्ड का even एक्सप्रेशन devil समझ में fruits आ रहा as है a whole, क्योंकि meaning that एंटी है what if Emu हिंड्रेंस just एकदम ही uses कम होगा ठीक है बट अदर्स के लिए थोड़ा इसे बोलना है इक्लिप्स में क्यों ज्यादा होगा अभी बोलना है मैं बताऊंगा क्लास में अच्छा नोट अब क्वेश्चन है क्या सच में स्टैगर्ड ही हर कोई स्ट्रक्चर में सिर्फ स्टेबल फॉर्म होगा या सबसे सर लोएस्ट प्लीज एनर्जी होगा थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए। पॉइंट ये है ना अगर तुम हाइड्रोकार्बन लेकर डील कर रहे हो तो हाइड्रोकार्बन में सिर्फ स्टैगर्ड ही तुम्हारा सबसे लोअर एनर्जी होगा जैसे इथेन का अगर ड्रॉ करोगे इथेन का ड्राइंग बहुत सिंपल है इसीलिए मैंने नहीं ड्रॉ किया इथेन का प्लॉट देखेगा तो कॉस का प्लॉट जैसा होता है सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज क्योंकि उस इथेन का अगर रोटेट करेंगे एक ही कार्बन ये दो कार्बन है एक ही कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो हर बार रोटेशन में वो एक बार इक्लिप्स देगा एक बार स्टैगर्ड देगा तो इसलिए वो प्लॉट बहुत सिंपल है न्यूटन का थोड़ा कॉम्प्लिकेट है इसलिए ड्रॉ कर दिया बट क्वेश्चन है बाकी सब में क्या स्टैगर्ड ही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा आंसर इज नो क्योंकि अगर ऐसा मॉलिक्यूल लेंगे जिसका नाम है इथीन ग्लाइकॉल ये जो इथीन ग्लाइकॉल मॉलिक्यूल है इसका अगर ड्रॉ किया जाए तो इसका गॉच फॉर्म होता है सबसे स्टेबल नॉट इक्लिप्स इसका एक ही रीजन है जो दिख रहा है दैट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट मींस व्हेन अदर फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर इन योर मॉलिक्यूल तब हो सकता है तुम्हारा स्टैगर्ड फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इसमें हो सकता था OH अगर एंटी में होता तब क्या होता डायपोल सिंगल होता लेकिन इसका गॉच फॉर्म में क्या है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है इसलिए इसका गॉच फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है और भी एक मॉलिक्यूल है अगर एक साइड में OH और एक कार्बन में फ्लूरीन है इसको हम लोग हैलोहाइड्रीन बोलते हैं तो उसमें भी ये पॉसिबल है थ्रू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ऐसा मॉलिक्यूल्स में क्या होता है गॉच फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होता है यू गेट माय पॉइंट तो ये दो एक्सेप्शंस कर सकते हैं अदर देन हाइड्रोकार्बन होगा कार्बन कार्बन कंपाउंड से सिर्फ तब तो स्टैगर्ड ठीक ही है क्लियर Yes, sir. अंडरस्टूड ड्रॉ कर लिया सर कर रही हूँ। इथेन का थोड़ा देख लेना इथेन का प्लॉट एकदम cos x का जैसा प्लॉट होता है वैसा क्योंकि उसमें सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है कल हम लोग साइक्लोहेक्सेन करके ये इस टॉपिक को करते हैं कल से पैकेज लेके आना ठीक है ऑर्गेनिक का क्वांटिटी को क्वालिटी का करना है ओके देन बाय थैंक यू सर। Thank you. पैकेज लेके आना नेक्स्ट क्लास